1950 के दशक में एक कार फैक्ट्री में प्लायमाउथ फ्यूरी कारों का उत्पादन हो रहा था। इनमें से एक खास थी एक गहरे लाल रंग की कार। एक वर्कर इंजन की जांच कर रहा था, तभी अचानक हुड बंद हो गया और उसके हाथ कुचल गए। एक अन्य वर्कर अंदर गया और सिगार की राख सीट पर गिरा दी। काम खत्म होने पर सभी चले गए, लेकिन सुपरवाइजर ने देखा कि लाल कार की लाइट्स जल रही हैं। जांच करने पर उन्हें अंदर एक वर्कर का शव मिला। कई साल बाद 1978 में डेनिस नाम का एक छात्र अपने दोस्त आरी के घर पहुंचा। आरी एक शर्मीला और थोड़ा अजीब सा लड़का था। भले ही दोनों अलग व्यक्तित्व के थे, लेकिन जल्द ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। स्कूल शुरू होने पर दोनों ने अपने लॉकर से किताबें निकाली। तभी एक नई लड़की ली आई और अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान खींच लिया। दोपहर के भोजन के समय डेनिस को पता चला कि आरी को बुली बड़ी परेशान कर रहा है। डेनिस ने स्कूल की वर्कशॉप में जाकर देखा कि बड़ी ने आरी का लंच छीन लिया है और उसे चाकू से धमका रहा है। डेनिस बीच में पड़ा, लेकिन बड़ी ने लंच फर्श पर फेंक दिया, जिससे आरी फिसल गया। गिरने से आरी के चश्मे टूट गए। बड़ी ने उसके चश्मे को पैर से कुचल दिया और खूब हंसा। डेनिस ने मौका देखकर बड़ी को एक मुक्का मार दिया। तभी बड़ी के दोस्तों ने डेनिस पर हमला कर दिया। एक टीचर वहां पहुंचा और उन्हें रोक दिया। टीचर को शक हुआ और आरी ने बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया था, लेकिन बड़ी ने इनकार कर दिया। टीचर ने बड़ी की जेबें तलाशी लीं और वहां से चाकू निकाला। नतीजतन बड़ी को स्कूल से निकाल दिया गया और उसके दोस्तों को सजा दी गई। उस दिन के अंत में डेनिस और आरी ने हुई घटनाओं के बारे में बात की। रास्ते में आरी ने एक घर के सामने एक पुरानी कार देखी और डेनिस को रुकने को कहा। ये एक लाल रंग की प्लायमाउथ फ्यूरी कार थी, वही जो फैक्ट्री में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। आरी इस कार से मुग्ध हो गया। तभी कार के मालिक जॉर्ज ली आए। उन्होंने बताया कि कार का नाम क्रिस्टीन है और ये उनके भाई की थी, जो कुछ हफ्ते पहले ही दुर्घटना में मर गया था। जॉर्ज ली जल्दी से कार बेचना चाहते थे और $250 में बेचने को तैयार हो गए। डेनिस ने आरी को इस खस्ताहाल कार को न खरीदने की सलाह दी, लेकिन आरी ने बिना सोचे समझे कार खरीद ली। शाम को आरी ने अपने माता पिता को कार खरीदने की बात बताई, लेकिन उनकी सख्त मां ने इसका विरोध किया और उसे कार बेचने को कहा। आरी ने मना कर दिया क्योंकि उसने अपनी मेहनत की कमाई से कार खरीदी थी, लेकिन उसकी मां नहीं मानी। आरी घर से निकल गया और कार लेकर डेनिस के साथ एक गैरेज गया। गैरेज के मालिक विल एक गुरूरे स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने दोनों को बुरा भला कहा। फिर भी उन्होंने आरी को कार रात भर रखने की इजाजत दे दी। रास्ते में डेनिस ने आरी से पूछा कि उसने इतनी खराब कार क्यों खरीदी। आरी ने कहा कि उसे आखिरकार कुछ ऐसा मिला है जो उसके जैसा ही बदसूरत है, लेकिन वो इसे बेहतर बना सकता है। अगले कुछ हफ्तों में आरी दिन रात कार को ठीक करने में लगा रहा। गैरेज के मालिक ने उसे नौकरी पर रख लिया और बदले में आरी को अपनी कार के लिए जरूरी कबाड़ का सामान लेने की इजाजत दे दी। आरी ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे क्रिस्टीन से अधिकाधिक जुड़ रहा है। अगले दिन डेनिस और उसके दोस्तों ने नई छात्रा ली के बारे में बात की। डेनिस ने उसे चुनौती दी कि वो ली से बात करेगा। डेनिस लाइब्रेरी में गया और ली से डेट के लिए पूछा, लेकिन ली ने मना कर दिया। डेनिस शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उस दिन शाम को डेनिस अपने दोस्त एरी से मिलने उसके घर जाता है। दोनों काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन जब डेनिस वहां पहुंचता है तो एरी अलग लग रहा है। उसने चश्मा नहीं पहना है, उसके कपड़े स्टाइलिश हैं और उसका स्वभाव भी बदला हुआ है। वो डेनिस से बात तक नहीं करना चाहता और जल्दी से वहां से चला जाता है। वह दुकानदार के लिए अतिरिक्त काम करने जाता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। फिर उसकी माँ डेनिस से बात करती है और बताती है कि वो अपने बेटे को लेकर चिंतित है, खासकर उसकी नई कार के बारे में। उसने पता लगाया है कि पिछले मालिक ने कार के अंदर ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेकर आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर डेनिस ओल्ड जॉर्ज के घर जाता है। जॉर्ज ने अपने भाई के बारे में बताया। उसने कहा कि जब उसने क्रिस्टीन खरीदी थी तो उसका भाई कार के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो गया था, यहाँ तक कि अपनी बेटी और पत्नी की मौत होने के बाद भी जो इसी कार में हुई थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसके भाई की मृत्यु के बाद कार कुछ हफ्तों बाद रहस्यमय तरीके से जॉर्ज के घर आ गई थी। इससे डेनिस और भी चिंतित हो गया। उस दिन शाम को वह गैरेज में जाकर कार को देखने का फैसला करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो कार का हैंडल खींचते ही रेडियो बजने लगता है। डेनिस डरकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह युवक स्कूल स्टेडियम में फुटबॉल मैच खेलने जाता है। डेनिस एक महत्वपूर्ण मूव के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी दूर से उसे एरी दिखाई देता है। एरी क्रिस्टीन को लेकर आया है, जो अब पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी है।
इस कार ने बडी और उसके दोस्तों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा ली कार से बाहर निकलती है और दोनों सामने ही एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर डेनिस हैरान और परेशान हो जाता है और खेल पर ध्यान नहीं दे पाता। दुर्भाग्य से प्रतिद्वंद्वी टीम के एक खिलाड़ी ने इसका फायदा उठाया और डेनिस से गेंद छीन ली। वह इतनी जोर से गिरा कि डेनिस बेहोश हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद डेनिस अस्पताल में जागता है। उसका पैर प्लास्टर में है और गर्दन में भी चोट लगी है। उसके पास एरी बैठा है जो उसका हालचाल जानने आया है। दोनों दोस्तों की दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। डेनिस बताता है कि मैच में जो हुआ उसके कारण वो अब कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा और वो लगभग अपंग हो जाता। वो ये भी पूछता है कि एरी ने इतने कम समय में क्रिस्टीन को कैसे ठीक कर लिया, लेकिन एरी सिर्फ इतना कहता है कि उसने बहुत मेहनत की। हालांकि जल्द ही बातचीत का रुख बदल जाता है। एरी बताता है कि उसने अपने माता पिता को कार अपने नाम पर रजिस्टर करवाने के लिए मजबूर किया, नहीं तो वो स्कूल छोड़ देता। डेनिस देखता है कि उसके दोस्त की पर्सनालिटी बहुत बदल गई है और उसके अंदर कुछ बुरा पनप रहा है। फिर भी एरी सिर्फ डेनिस को अलविदा कहता है और चला जाता है। शाम को वो ली को ड्राइव इन मूवी थिएटर ले जाता है। दोनों रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ने लगती हैं तो ली पीछे हट जाती है और कार से बाहर निकल जाती है। एरी उसके पीछे जाता है और ली कहती है कि वो कार में ये पल नहीं बिताना चाहती। फिर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। लड़का क्रिस्टीन के प्रति जुनूनी है और अपनी गर्लफ्रेंड की तुलना में उसे ज्यादा ध्यान देता है। लड़के को ये बात बेतुकी लगती है और वो ली को बारिश से बचने के लिए कार में जाने के लिए मना लेता है। ली मान जाती है, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठते हैं विंडशील्ड खराब होने लगती है। आरी इसे ठीक करने के लिए बाहर जाता है। तभी ली कार में कुछ खाने के लिए लेती है और रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। अगर ये अजीब नहीं था तो डैशबोर्ड से तेज रोशनी निकलती है और लड़की को ऐसा लगने लगता है कि वो घुट रही है। वो सांस लेने लगती है और आरी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन कार अपने आप काम करने लगती है और अंदर से दरवाजे बंद कर देती है। युवक हताश हो जाता है और किसी भी तरह से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। सौभाग्य से ली, जो पहले से ही सांस लेने में परेशानी महसूस कर रही थी, दरवाजे का लॉक खोलने में सफल हो जाती है और उसके बगल में खड़ा एक ड्राइवर उसे खोलने में सफल हो जाता है। ये देखकर आरी गुस्से में आ जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी सिर्फ लड़की के गले में फंसा हुआ खाना निकालने में मदद करना चाहता था और वो सफल हो जाता है। इस विचित्र स्थिति के बाद आरी ली को घर ले जाता है, लेकिन लड़की जल्दी से कार से बाहर निकल जाती है और बात नहीं करना चाहती है। फिर भी वो माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ली कहती है कि किसी तरह से कार ने ही उसके साथ ऐसा किया। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि क्रिस्टीन को आरी से जलन होती है, क्योंकि जब भी वे दोनों साथ होते हैं तो कुछ अजीब होता ही रहता है। फिर भी युवक सोचता है कि ये सब उसकी गर्लफ्रेंड का सिर्फ पैरानोया है और वादा करता है कि वे इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन एरी कार के पास लौटा, लेकिन उसे स्टार्ट नहीं कर पाया। सहज ही उसने क्रिस्टीन से बात करने की कोशिश की। ली के साथ जो हुआ उससे कुछ नहीं बदलेगा, तुम मेरी कार ही रहोगी, उसने कहा। फिर उसने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार कार चल पड़ी। दोनों गैरेज लौटे और एरी ने क्रिस्टीन को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके जाने के बाद बडी और उसके गुंडे वहां घुस आए। उन्होंने क्रिस्टीन को हथौड़ों से तोड़ना शुरू कर दिया। बॉडीवर्क को नष्ट करने से संतुष्ट नहीं होकर एक गुंडे ने सीटें फाड़ डाली और रेडियो तोड़ दिया। अगले दिन एरी और ली ने सुलह कर ली और साथ में गैरेज गए। एरी अपना वॉलेट लेना चाहता था। वहां पहुंचकर एरी देखकर स्तब्ध रह गया कि क्रिस्टीन पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ली ने पूछा कि किसने किया और एरी को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन एरी अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर सका और उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। रात के खाने के दौरान एरी ने अपने माता पिता को बताया कि क्या हुआ। उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा कि वे उसे एक नई कार खरीदने में मदद करेंगे, लेकिन इससे एरी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता ली को पसंद करते थे, क्रिस्टीन को कभी नहीं। उसने उन्हें दोषी ठहराया, क्योंकि अगर वे उसे अपनी कार गैरेज में पार्क करने देते तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने माता पिता से कई कठोर बातें कहने के बाद एरी टेबल छोड़कर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके पिता उसके पास गए और उसे अपनी मां से माफी मांगने के लिए कहा। एरी का विद्रोही व्यवहार जारी रहा, जिसके कारण उसके पिता को शारीरिक कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन एरी ने भी जवाबी हमला किया और लगभग अपने पिता की जान ले ली। घंटों बीत गए और एरी अभी भी क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा था। वो वर्कशॉप पर लौटा और उसे पुराने रूप में बहाल करने के लिए टुकड़े टुकड़े करके जोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कार ने अलौकिक तरीके से अपने इंजन की मरम्मत स्वयं कर ली। उत्सुक होकर एरी ने क्रिस्टीन से पूछा कि वो और क्या कर सकती है, और तब कार ने बिना किसी प्रयास के खुद को पूरी तरह से बहाल करना शुरू कर दिया।
सड़क के बीच में बड़ी के गुर्गे में से एक मुची एक ट्रक में सवारी कर रहा था और एक हाईवे पर रुक गया। एरी भी आगे बढ़ रहा था। तभी उसने दूर से एक कार के इंजन की आवाज सुनी। जैसे जैसे वो करीब आया उसने क्रिस्टीन को देखा जो सड़क पर रुकी थी। डरकर उसने सोचा कि एरी अंदर है और उसने जो किया उसके लिए खुद को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन कार ने अपनी हेडलाइट्स चालू की और उसकी ओर तेजी से बढ़ी। मुची जितनी तेजी से दौड़ सका उतनी तेजी से दौड़ा और कार के टकराने से ठीक पहले एक पुल से कूद गया। उसे लगा कि वो कार से बच गया है, लेकिन क्रिस्टीन जल्द ही प्रकट हुई और उसका पीछा करने लगी। एरी लगातार भागता रहा और एक पुराने गोदाम के द्वार से कूद गया। उसके ठीक पीछे क्रिस्टीन प्रकट हुई और उसका आराम से पीछा किया, मानो उसे इस पूरे खेल में मजा आ रहा हो। आखिरकार एरी खुद को बिना किसी रास्ते के फंसा हुआ पाया। कार उसके सामने ही थी, बस इंतजार कर रही थी। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और जो भी गाड़ी चला रहा था उसे धमकाया, लेकिन क्रिस्टीन आगे बढ़ने लगी और भले ही गली बहुत संकरी थी, उसने अपना रास्ता बनाया और एरी को कुचल दिया। अगली सुबह एरी डेनिस के कमरे में गया और उसे बताया कि मुची के साथ क्या हुआ। डेनिस को यह संदिग्ध लगा और उसे यह और भी अजीब लगा कि क्रिस्टीन को तोड़े जाने के बाद भी बहाल कर दिया गया था। हालांकि एरी ने सिर्फ कंधे उचकाए और चला गया। बाहर जाते समय एरी से डिटेक्टिव जेनकिंस मिले, जिन्होंने कहा कि वो जांच कर रहे हैं कि उसकी कार को किसने नष्ट किया और मुची की मौत की भी, जिसका शव आधा टूटा हुआ मिला था। एरी ने कहा कि उसे नहीं पता कि युवक का सफाया किसने किया, हालांकि उसे इस खबर से खुशी हुई। डिटेक्टिव को एरी पर शक होने लगा और उसने खुलासा किया कि उसने अपनी प्रेमिका ली की गवाही सुनी है कि कार के साथ क्या हुआ था और उसे कितने अजीबोगरीब तरीके से बहाल किया गया था। ये एरी के लिए अंतिम तिनका था, जिसने अपना धैर्य खो दिया और कुछ भी बताए बिना वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फोन किया और उससे मिलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, जिससे एरी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इस बीच एक सुविधा स्टोर पर बडी और उसके दोस्त डॉन कुछ पेय पदार्थ खरीदते हैं और सड़क पर निकल पड़ते हैं। सड़क के आधे रास्ते में एक कार अपनी हेडलाइट्स के साथ उनका पीछा करने लगी। बड़ी कार रोकता है ये देखने के लिए कि कौन है, लेकिन हेडलाइट्स उसके दृश्य को अवरुद्ध करती हैं। वह केवल वाहन को उल्टा करके कार को खोने की कोशिश करता है ताकि वाहन भी ऐसा ही कर सके। ये पता चलता है कि ये क्रिस्टीन है। नाराज बड़ी अपनी कार को सड़क पर ले जाता है जब तक कि वो एक गैस स्टेशन पर नहीं रुकता, जहां उसका दोस्त रिची काम करता है। फिर वो वाहन से बाहर निकलता है, लोहे का एक टुकड़ा निकालता है और जो भी उसका पीछा कर रहा है उसका सामना करने की तैयारी करता है। अचानक क्रिस्टीन तेज गति से प्रकट होती है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधे बड़ी की कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वाहन के किनारे को पूरी तरह से कुचल देती है। बदमाश को संदेह है कि आरी अंदर है और उसे उसका सामना करने की हिम्मत देता है। हालांकि क्रिस्टीन फिर से बड़ी की कार की ओर बढ़ती है, लेकिन इस बार वो उसे कार्यशाला में धकेल देती है। उस समय डॉन अंदर था और उसे कार के साथ धक्का दिया गया था और दीवार से टकरा गया था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, दुर्घटनाग्रस्त कार गैसोलीन लीक करने लगती है और ईंधन रिची के पैरों तक पहुंच जाता है। आखिरकार बड़ी की कार में आग लग जाती है और जब ये गैसोलीन के संपर्क में आती है तो पूरा गैरेज विस्फोट हो जाता है और रिची को साथ ले जाता है। इस त्रासदी को देखकर बड़ी खुद को बचाने के लिए भाग जाता है। अंधेरी सुनसान सड़क पर आग की लपटों से लिपटी हुई क्रिस्टीन अपने नवीनतम शिकार को खत्म करने के लिए निकल पड़ी। बूढ़ी जितना दूर भाग सका भागता रहा, लेकिन राक्षसी कार ने उसे दौड़ाया और आखिरकार उसे रौंद दिया। सड़क पर सिर्फ जलती हुई लाश पड़ी रही। कुछ समय बाद ओल्ड विल ने एक कार आते सुनी। जब उसने अपनी वर्कशॉप का दरवाजा खोला तो उसे धुएं से ढकी हुई क्रिस्टीन दिखाई दी। ये अजीब था क्योंकि एरी अपनी कार लेकर उस काम पर गया था जो उसने उसे दिया था। इसलिए विल ने अपनी बंदूक उठाई और जांच करने के लिए क्रिस्टीन के पास गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन पूरी कार बेहद गर्म थी। उसने एक पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ये और भी अजीब हो गया, लेकिन फिर भी विल ने जांच करने के लिए कार में जाने का फैसला किया। क्रिस्टीन ने इस गलती का फायदा उठाया, किसी को गवाह नहीं छोड़ना चाहती थी और विल को कार में ही मार डाला। अगले दिन एरी गैराज में लौटा और वहां कई पुलिस कारें देखीं। अंदर जाके उसे डिटेक्टिव जेनकिंस मिला, जिन्होंने उसे बताया कि उसने उसके बॉस को कार के अंदर बेजान पाया है। सबसे अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है, क्योंकि उनकी बंदूक कार में उनके साथ थी। एरी ने कहा कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उसे संदेह था कि ये क्रिस्टीन की करतूत है जो एक बार फिर पूरी तरह से बहाल हो गई थी। इस बीच डेनिस घर लौटा और ली का फोन आया। ली ने उससे बात करने के लिए कहा।
वो वहां गई और कहा कि उसे संदेह है कि कार किसी तरह से एरी को नियंत्रित कर रही है, जिससे वो अजीब और हिंसक व्यवहार कर रहा है। डेनिस को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त कुछ बुरा कर सकता है, लेकिन अगर कार उसके दिमाग को नियंत्रित कर रही है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। बातचीत के बाद ली चली गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एरी क्रिस्टीन के साथ वहां आ गया। उसने डेनिस को उन्हें ड्राइव के लिए ले जाने के लिए कहा, लेकिन एरी फिर से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। रास्ते में उसने जरूरत से ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया, स्पीड लिमिट पार कर दी और यहाँ तक कि अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील से हटा दिया और कार को खुद चलाने दिया। इस रवैये ने डेनिस को चिंतित कर दिया और उसने ली के शब्दों को दोहराया कि एरी अपनी कार पर नियंत्रण नहीं रख रहा है। हालांकि अपने दोस्त की बात सुनने के बजाय युवा व्यक्ति ने उसे धमकी भरे लहजे में कहा कि कुछ भी और कोई भी उसके और क्रिस्टीन के रास्ते में नहीं आएगा। इसे साबित करने के लिए एरी ने कार को अधिकतम गति से बढ़ाया और दूसरी लेन में घुस गया। अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन की बॉडी वर्क पर एक नोटिस छोड़ा, जिसमें एरी को शाम को गैराज में मिलने के लिए कहा। जब बैठक का समय आया तो डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां एरी नहीं मिला। इसलिए दोनों ने पास के एक एक्सकवेटर में प्रवेश किया और उसे वर्कशॉप में ले गए। दोनों सहमत हुए कि ली कार्यालय में रहेगा और जब एरी आएगा तो गेट बंद कर देगा। जैसे ही वो निकलता है, डेनिस क्रिस्टीन को बुलडोजर से नष्ट कर देगा। उन्होंने योजना के अनुसार आगे बढ़े और लड़की कार्यालय में गई, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि क्रिस्टीन वर्कशॉप में छिपी हुई थी। मलबे के ढेर के बीच कार ने अपनी हेडलाइट्स जलाई और उस लड़की को कुचलने के लिए दौड़ पड़ी। लड़की ने झटके में एक लटकते हुए टायर को पकड़ लिया और बाल बाल बच गई, लेकिन क्रिस्टीन ने हार नहीं मानी और फिर से हमला कर दिया। डेनिस ने समय रहते एक्सकवेटर का क्रेन उसके सामने कर दिया और लड़की को बचा लिया। क्रिस्टीन पीछे हटी और वर्कशॉप के दूसरे छोर पर चली गई। डेनिस ट्रैक्टर लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों वाहन आमने सामने खड़े थे। तब पता चला कि क्रिस्टीन अकेली नहीं चल रही थी, बल्कि एरी उसके प्रभाव में पूरी तरह से डूबा हुआ था और उसे चला रहा था। अचानक कार ने अपनी हेडलाइट्स जलाई और कुछ ही सेकंड में खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि एक्सकवेटर बंद हो गया और डेनिस इसे फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच कार ली को खत्म करने के लिए ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ी। लड़की घबरा गई। कार सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसके बजाय टक्कर से एरी विंडशील्ड के शीशे से बाहर निकल गया। लड़की देखने गई कि उसके साथ क्या हुआ है और एरी ने उसे डराते हुए पकड़ लिया। दुर्भाग्य से विंडशील्ड के शीशे के टुकड़े से उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया था। अपने अंतिम क्षणों में एरी ने अपनी प्यारी कार को सहलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने जख्मों का सामना नहीं कर सका और क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ दिया। ली भाग गया, लेकिन बदला लेने के लिए क्रिस्टीन ने पीछे की ओर बढ़कर लड़की को टक्कर मारने की कोशिश की। आखिरी समय पर ली मुड़ गया और कार एक खंभे से जा टकराई। डेनिस ने इस मौके को भुनाया और एक्सकवेटर को फिर से चालू करके क्रिस्टीन की ओर ले गया। वार कार को जोर से लगा, लेकिन वो रुकी नहीं और भागने की कोशिश करने लगी। क्रिस्टीन ली की ओर बढ़ी, लेकिन डेनिस ने एक्सकवेटर के क्रेन से कार को पीछे से भेद दिया। इस वार से पागल कार की शक्ति कम हो गई और वो रुक गई। ली एक्सकवेटर में डेनिस के पास पहुंचा, लेकिन क्रिस्टीन फिर से चालू हो गई और फिर से खुद को ठीक करने लगी। इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर चालू किया और क्रिस्टीन को कुचल दिया। क्रिस्टीन ने विरोध किया, लेकिन पूरी तरह से कुचल दी गई। लड़ाई खत्म हो गई। अगले दिन डेनिस और ली एक जंकयार्ड में डिटेक्टिव जेनकिंस से मिले। वहां उन्होंने पाया कि क्रिस्टीन एक कबाड़ के ढेर में बदल गई थी। खतरा खत्म हो गया लग रहा था, लेकिन तीनों ने रेडियो पर कार द्वारा बजाए गए गीतों जैसा एक गीत सुना। सौभाग्य से ये केवल जंकयार्ड में से एक था।